नमस्कार मित्रों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल सर आज आपके सामने कि पुस्तकालय भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा मनोविज्ञान आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उस शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जिन टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर काफ़ी जो आपके दिमाग में एक ऐसा विषय बन चुका है कि यार बहुत ऐसा लगता है कि बहुत जटिल है, लेकिन आज आप और हम इस टॉपिक को लेकर हम जो चर्चा करेंगे, इसकी शुरुआत आज जो हम करने जा रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम है। उसमें सबसे पहला जो पाठ्यक्रम का पहला बिंदु है, जहां से अपन शुरुआत करेंगे कि आखिर मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम शुरुआत कर रहे हैं मनोविज्ञान का उद्भव। बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि मनोविज्ञान का उद्भव यहां से आपकी शुरुआत रहेगी, ताकि कम से कम आपकी जो शुरुआत की जो मेन बिंदु है, आपको ये चीज अवगत हो जाए कि हमारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका मनोविज्ञान का उद्भव। उस मनोविज्ञान के उद्भव को लेकर अपन व्यापक चर्चा कर रहे हैं, आप और हम, तो मेरे साथ जुड़िएगा। मनोविज्ञान का उद्भव, अब चीज आ रही कि मनोविज्ञान का उद्भव तो है, लेकिन इस मनोविज्ञान के उद्भव के अंतर्गत आपको क्या पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ना है, उस पर हम व्यापक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपका शुरुआत हो रही है मनोविज्ञान का उद्भव। क्या हो रही है? मनोविज्ञान का उद्भव को लेकर शुरुआत हो रही है कि मनोविज्ञान का उद्भव कैसे होता है, किस तरह से मनोविज्ञान का उद्भव हुआ। इस उद्भव को हम उत्पत्ति के नाम से भी जानते हैं। उद्भव को हम किसके नाम से जानते हैं? उत्पत्ति। इसका मतलब उद्भव का एक अर्थ क्या निकल कर आया कि उत्पत्ति। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से चली, तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान जो है साथियों, ये जो शब्द है मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति की यदि मैं बात करता हूं आपसे, तो मनोविज्ञान कहां से निकला है? दर्शन शास्त्र से निकला है। किससे निकला है? दर्शन से निकला है या दर्शन शास्त्र से निकला है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे मानी गई? दर्शन से मानी गई। इसका मतलब मनोविज्ञान की जननी कौन हो गई? दर्शन हो गई। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो दर्शन है। मनोविज्ञान की जननी कौन हो गई? दर्शन हो गई। अब चीज आती, मनोविज्ञान की जननी दर्शन तो है, अब मनोविज्ञान जो निकला है वो किससे निकला? दर्शन। लेकिन यदि आपसे बात की जाए कि मनोविज्ञान दर्शन से तो निकला है, जिसके कारण इसे मनोविज्ञान की जननी भी कहा गया, लेकिन मनोविज्ञान दर्शन के अंतर्गत, यानी कि मनोविज्ञान जब दर्शन से जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ था, इस दर्शन से, तब मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन किसके रूप में होता था? तो मनोविज्ञान दर्शन के अंतर्गत किसके रूप में पढ़ाया जाता था? मनोविज्ञान जब दर्शन से जुड़ा हुआ था, तो मनोविज्ञान दर्शन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत साथियों? मनोविज्ञान दर्शन के अंतर्गत किस रूप में पढ़ाया जाता था? दर्शन के अंतर्गत किस रूप में पढ़ाया जाता था? में पढ़ाया जाता था। तो दर्शन के अंतर्गत किस रूप में पढ़ाया जाता था? एक नाम आता है, मनोविज्ञान जब दर्शन से जुड़ा हुआ था, उस समय मनोविज्ञान का अध्ययन मानसिक दर्शन के रूप में पढ़ाया जाता था। किसके रूप में पढ़ाया जाता था? मानसिक दर्शन के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन होता था। तो सबसे पहले अपने शुरुआत की, मनोविज्ञान दर्शन से निकला है, जिसके कारण मनोविज्ञान की जननी किसको बताया गया? दर्शन को बताया गया। मनोविज्ञान दर्शन के अंतर्गत किस रूप में पढ़ाया जाता था? मानसिक दर्शन। इस मानसिक दर्शन का एक नाम क्या है? मानसिक दर्शन को हम ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं साथियों। मानसिक दर्शन को हम क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसा। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? मीमांसा का अर्थ क्या होता है? मीमांसा का अर्थ होता अन्वेषण करना। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? अन्वेषण करना, यानी कि खोज करना या अन्वेषण करना क्या कहलाती है? मीमांसा कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान कहां से निकला है? कि दर्शन से। फिर एग्जाम में यह भी पूछा गया कि मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन दर्शन के अंतर्गत जब जुड़ाव था, तो किस रूप में पढ़ाया जाता था? मानसिक दर्शन के रूप में पढ़ाया जाता था।
मानसिक दर्शन का एक नाम क्या है? ज्ञान मीमांसा। और मीमांसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अन्वेषण करना अथवा खोज करना। तो अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो कहां से शुरुआत कर रहे हैं? उद्भव से शुरुआत कर रहे हैं। तो नेचुरल आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? दर्शन। दर्शन से होने के कारण इसे मनोविज्ञान की जननी किससे बताया गया? दर्शन को बताया गया। मनोविज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ था तो किस रूप में पढ़ाया जाता था? मानसिक दर्शन के रूप में पढ़ाया जाता था। मानसिक दर्शन का एक नाम और क्या है? ज्ञान मीमांसा। और मीमांसा को हम क्या कहते हैं? अन्वेषण करना या खोज करना। आगे चलते हैं कि मनोविज्ञान दर्शन के अंतर्गत तो पढ़ाया तो गया, लेकिन अब चीज आती आखिर मनोविज्ञान शब्द सबसे पहली बार किसने दिया? सबसे पहली बार मनोविज्ञान शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहली बार मनोविज्ञान शब्द दिया? तो इसी उद्भव के अंतर्गत आगे अपन और चल रहे हैं कि मनोविज्ञान शब्द को देने वाला व्यक्ति, शुरुआत उद्भव से हुई है, उसी में आगे पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान शब्द देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देने वाला प्रथम व्यक्ति जिसने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द दिया। तो मनोविज्ञान शब्द देने वाला प्रथम व्यक्ति यदि बात करूं तो उसके नाम की यदि मैं बात करता हूं कि मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो एक नाम आता है रुडोल्फ गोयकले। ये रुडोल्फ गोयकले पहला व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान शब्द दिया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, मोस्ट IMP साथियों। तो मनोविज्ञान शब्द देने वाला व्यक्ति पहला व्यक्ति कौन था? रुडोल्फ गोयकले। अपन बात करते हैं ना ग्रामीण परिभाषा में कि रूड प्रवर्ती का था, गोयकले गांव का रहने वाला था, इसलिए नाम क्या पड़ा? रुडोल्फ गोयकले। ये याद करने के लिए। तो मनोविज्ञान शब्द देने वाला पहले व्यक्ति की यदि मैं बात कर रहा हूं तो वो कौन था? रुडोल्फ गोयकले एक मनोवैज्ञानिक था जिसने सबसे पहली बार मनोविज्ञान शब्द दिया। अब चीज आती कि मनोविज्ञान शब्द तो दिया, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं ये मनोविज्ञान शब्द तो दे दिया उसने, लेकिन ये मनोविज्ञान शब्द किस पुस्तक में दिया है उस रुडोल्फ गोयकले ने? तो रुडोल्फ गोयकले की पुस्तक का नाम क्या था? यदि मैं बात करूं, रुडोल्फ गोयकले ने ये शब्द तो दिया, तो रुडोल्फ गोयकले की पुस्तक का नाम जिसमें ये शब्द दिया था, तो ये जिस पुस्तक में ये शब्द दिया उस पुस्तक का नाम क्या था? ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ये पुस्तक यदि देखा जाए 1590 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1590 में। और उस पुस्तक के नाम की यदि मैं बात करूं तो उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। तो रुडोल्फ गोयकले की पुस्तक का क्या नाम था? साइकोलॉजिया। ये पहली पुस्तक थी जिसमें पहली बार मनोविज्ञान शब्द को दिया गया। कब दिया गया? 1590 में दिया। किस पुस्तक में दिया? साइकोलॉजिया में दिया। तो अपन ने क्या चर्चा की? मनोविज्ञान कहां से निकला है? कि दर्शन से निकला है। दर्शन के अंतर्गत किस रूप में पढ़ाया जाता था? मानसिक दर्शन के रूप में पढ़ाया जाता था। मानसिक दर्शन का एक नाम क्या है? ज्ञान मीमांसा है। मनोविज्ञान शब्द सबसे पहली बार किसने दिया? रुडोल्फ गोयकले ने दिया। रुडोल्फ गोयकले ने किस पुस्तक में दिया? साइकोलॉजिया में दिया। कब दिया? कि 1590 में दिया। यहां तक बात अपन ने की। आगे बात करते हैं, आखिर शब्द तो दे दिया इसने, लेकिन इस शब्द की अवधारणा प्रस्तुत किसने की? मनोविज्ञान शब्द की पहली बार अवधारणा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? मनोविज्ञान की अवधारणा क्यों, या फिर मनोविज्ञान शब्द के संप्रत्यय को सबसे पहली बार किसने प्रस्तुत किया? संप्रत्यय को बताने वाला व्यक्ति कौन था जिसने मनोविज्ञान के संप्रत्यय को बताया? तो संप्रत्यय की यदि मैं बात करता हूं तो मनोविज्ञान के संप्रत्यय को बताने वाला पहला व्यक्ति जो था वो था साथियों मेलकथान। क्या नाम था? मेलकथान। नेचुरल है। यदि आपको नाम याद नहीं होता, कहता ना कि कोई व्यक्ति बार बार मेले में जाता है और गलती करता तो थानेदार उसको क्या करता है? पकड़कर वापस लेके आ जाता है। तो मेरा लक थाने में नाम क्या पड़ा? मेलकथान। तो मनोविज्ञान शब्द के संप्रत्यय को बोलूं या फिर मैं यूं कहूं कि मनोविज्ञान की अवधारणा बोलूं, संप्रत्यय या अवधारणा, इस दोनों को देने का श्रेय किसको दिया गया? मेलकथान को दिया गया जिसने मनोविज्ञान के संप्रत्यय को बताया था। अब चीज आती है कि शब्द देने वाला तो रुडोल्फ गोयकले, अवधारणा बताने वाला मेलकथान,
लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, कि साइकोलॉजी कहते हैं, तो मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी शब्द सबसे पहली बार किसने दिया? अंग्रेजी में। तो मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द देने वाला कौन सा शब्द? साइकोलॉजी शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था? शब्द देने वाला प्रथम व्यक्ति। तो अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द देने वाला प्रथम व्यक्ति की यदि मैं बात करूं, तो आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी शब्द देने वाला पहला व्यक्ति जो था वो था F.A. लोंजे। क्या नाम है साथियों? दिखाई दे रहा होगा आपको। F.A. लोंजे पहला व्यक्ति था जिसने आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द दिया, F.A. लोंजे ने। और ये जिस पुस्तक में दिया, F.A. लोंजे ने जो पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक में ये साइकोलॉजी शब्द दिया, उस पुस्तक का नाम था इतिहास का आदर्शवाद। क्या नाम था? इतिहास का आदर्शवाद। ये F.A. लोंजे की पुस्तक है जिसमें सबसे पहली बार साइको शब्द दिया था। देखो, हिंदी में मनोविज्ञान शब्द देने वाला रुडोल्फ गोखले की पुस्तक का नाम साइकोलॉजिया। कहते ना, जिया लगे ना लगे, साइकोलॉजिया। कब लिखी? 1590 में लिखी। अब चीज आती, मनोविज्ञान के संपत्तियों को किसने समझाया? मेलकथान ने। मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में साइको कहते हैं। साइको शब्द देने वाला पहला व्यक्ति F.A. लोंजे, आंग्ल में। पुस्तक क्या थी? इतिहास का आदर्शवाद, जिसमें सबसे पहली बार अंग्रेजी के अंदर साइकोलॉजी शब्द के बारे में क्या की गई? चर्चा की। क्योंकि अपन उद्भव पढ़ रहे हैं, तो उद्भव में अपन को ये चीज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये शब्द आया कैसे, कैसे चला, किसने दिया और किस तरह से क्रियान्वित हुआ। तो यहाँ तक अपन ने चर्चा की कि मनोविज्ञान का उद्भव दर्शन से, दर्शन के अंतर्गत मानसिक दर्शन के रूप में पढ़ाया जाता था। मनोविज्ञान शब्द रुडोल्फ गोखले ने दिया, संपत्ति मेलकथान ने समझाया, और आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी शब्द देने वाला जो व्यक्ति था वो F.A. लोंजे था। अब आगे चर्चा अपन कर रहे हैं कि साइकोलॉजी शब्द भी दे दिया गया। अगले जिस बिंदु पर और आगे अपन बात कर रहे हैं, आखिर इस मनोविज्ञान के जनक को लेकर सदैव विवादास्पद स्थितियां रही है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। कुछ फैक्ट तथ्यों पर आधारित अपन चर्चा कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान की जनक की यदि बात कर रहा हूं, मनोविज्ञान का जनक, तो मनोविज्ञान का जैविक पिता किसे कहा गया है? एक भी एग्जाम में पूछा गया, मनोविज्ञान का जैविक पिता। तो मनोविज्ञान का जैविक पिता की यदि मैं बात करूं, तो मनोविज्ञान का जैविक पिता जो बताया गया है वो बताया गया है अरस्तु को। साथ इसको बताया गया अरस्तु। अरस्तु का एक नाम और है। अरस्तु को क्या कहते हैं? एरिस्टोटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल भी कहते हैं। कहते हैं ना, रीस खाकर टोटल करता था, इसलिए नाम क्या पड़ा? एरिस्टोटल। तो अरस्तु का एक नाम क्या है? एरिस्टोटल। और इसे मनोविज्ञान का जैविक पिता भी कहा गया, अथवा हम यूं के कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। तो मनोविज्ञान का जनक किसे बताया गया? अरस्तु को भी बताया गया। बात मैं कर रहा हूं मनोविज्ञान के जनक की, तो मनोविज्ञान का जैविक पिता भी अरस्तु को बताया गया। इसके अलावा मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, ये बात किसने कही? ये कहने वाला कौन था? ये कहने वाला मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। ये कहने वाला व्यक्ति कौन है कि मनोविज्ञान का जनक जो है वो तो अरस्तु साहब है। ये कहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम यदि देखा जाए कि ये किसने कहा कि मनोविज्ञान का जैविक, ये जनक जो अरस्तु है, इसके कहने वाले व्यक्ति की यदि बात करें तो वो कौन था? इसने इस बात को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया
आप निश्चित रूप से ये चीज समझ में आ रही होगी आपके कि इस जनक को लेकर जब चर्चा की जाती है तो कई बार आपको किताबों में ये भी पढ़ने को मिलता है कि मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट भी है, जबकि विलियम वुंट जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाता है। विलियम वुंट क्या कहलाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाता है, ना कि मनोविज्ञान का जनक कहलाता होगा। अब चीज जाती, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, ये कहने वाला जो व्यक्ति था, यदि इसकी बात करें तो एक नाम आता है टाइलर। क्या नाम आता है? टाइलर नाम के व्यक्ति ने भी मनोविज्ञान का जनक किसको बताया गया? अरस्तु को बताया था। ऐसा कई जगह इतिहास के दृष्टिपात पर देखा जाए तो चर्चा होती है। इसके अलावा और यदि अपन बात करें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की, किसकी जनक की बात करें? आधुनिक मनोविज्ञान की जनक की, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो था वो कौन था? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो वो साथियों था आपके विलियम वुंट। कौन था? विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। और विलियम वुंट वही व्यक्ति है जिसने, यदि देखा जाए, ये पहला व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो और यदि अपन चर्चा कर रहे हैं तो विलियम वुंट ने क्या किया कि मनोविज्ञान की विश्व की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। यही अपन चर्चा कर रहे हैं इसी में ही कि विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाला, विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाला विलियम वुंट था। कौन था? विलियम वुंट। इसने ये प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की कि विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने वाला विलियम वुंट था। लेकिन ये प्रयोगशाला कब स्थापित की? 1879 में। कहाँ की थी? जर्मनी में। और किस शहर में? जर्मनी के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग शहर में स्थापित। विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में क्या की थी? स्थापित की थी। करने वाला जो व्यक्ति था वो था विलियम वुंट। क्योंकि अपन ने यहाँ इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो कौन था? विलियम वुंट था। और विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा गया? क्योंकि विलियम वुंट पहला व्यक्ति था जिसने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की 1879 में। इसी प्रयोगशाला में पहली बार मन की संरचना विषय को पढ़ाया गया। तो पहला विषय क्या था? इस प्रयोगशाला में जो विषय पढ़ाया गया, विषय का जो अध्ययन कराया गया, उस विषय के अध्ययन की यदि मैं बात करूं तो वो विषय कौन सा था जिस पर चर्चा की गई? वो था मन की संरचना। और पहला विषय पढ़ाने के कारण प्रयोगात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया, जिसके कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो विलियम वुंट को क्या कहा गया? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। विलियम वुंट को क्या कहा गया? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? विलियम वुंट। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये प्रयोगशाला तो स्थापित कर दी, लेकिन इस प्रयोगशाला में पहला विषय मन की संरचना पढ़ाया गया। यदि आपसे ऐसा नहीं पूछकर एग्जाम में ऐसा भी कई बार पूछा गया कि इस प्रयोगशाला को स्थापित करने वाला विलियम वुंट तो है, लेकिन इस प्रयोगशाला को स्थापित कर दी जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये प्रयोगशाला स्थापित तो हो गई, लेकिन इस प्रयोगशाला
स्थापित तो कर दी गई, लेकिन इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में प्रयोगशाला का नाम क्या है? वर्तमान में इस प्रयोगशाला का नाम क्या है? प्रयोगशाला का नाम, वर्तमान में इस प्रयोगशाला के नाम की यदि मैं बात करूं तो इस प्रयोगशाला का जो नाम है साथियों, इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं वर्तमान में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। वर्तमान में इस प्रयोगशाला को किस नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और जिस समय ये स्थापित हुई थी प्रयोगशाला, उस समय इसको साइकोलॉजिकल प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जाना गया, या साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, इस नाम से। और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? इस प्रयोगशाला को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। नेचुरल है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित हो गई, लेकिन यदि मैं भारत की बात करूं किसकी बात करूं? भारत की। तो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? भारत की यदि बात की जाए कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की यदि बात की जाए, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि भारत में भी स्थापित हुई होगी। एक्चुअली देखा जाए तो भारत में प्रयोगशाला नहीं, शुरुआती दौर में भारत में मनोविज्ञान का पहला विभाग स्थापित हुआ था, नॉट प्रयोगशाला। इसकी जगह स्थापित क्या हुआ था? प्रथम विभाग, जिसे कालांतर में प्रयोगशाला का नाम दे दिया। तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला अथवा हम यूं के मनोविज्ञान का प्रथम विभाग, मनोविज्ञान का क्या है? प्रथम विभाग स्थापित किया गया। मनोविज्ञान का प्रथम विभाग स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया साथियों? बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये एक तो 1916 में स्थापित किया गया, और कहां किया? कि ये स्थापित किया था कलकत्ता में। कहां किया था? कलकत्ता में स्थापित किया। स्थापित करने वाला व्यक्ति की यदि मैं बात करूं कि किसने स्थापित किया, तो स्थापित किसने किया था इस प्रयोगशाला का या इस विभाग को स्थापित करने वाले की यदि मैं बात करूं, स्थापित करने वाला कौन था? तो ये था सेनगुप्त। कौन था? सेनगुप्त था, जिसने मनोविज्ञान का भारत में पहला विभाग स्थापित हुआ। कालांतर में धीरे धीरे इसे भी प्रयोगशाला का नाम दे दिया गया। इसलिए यहां मैंने शब्द क्या लिखा था? प्रयोगशाला। निश्चित रूप से यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात कर रहे थे कि मनोविज्ञान का जनक, तो मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहा गया। मनोविज्ञान का जैविक पिता भी अरस्तु को बताया गया। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो बात कर रहा था वो विलियम वुंट था। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। विलियम वुंट पहला व्यक्ति था जिसने विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की 1879 में, जिसमें पहला विषय मन की संरचना को पढ़ाया गया, जिसके कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। और फिर यदि अपन चर्चा करें कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला या विभाग, तो पहला विभाग 1916 में स्थापित किया गया, सेनगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया, कलकत्ता में स्थापित किया गया, और जिसे धीरे धीरे कालांतर में उस विभाग को प्रयोगशाला का नाम दे दिया गया। आगे अपन चर्चा करते हैं। आखिर इतनी सारी चर्चा हुई, विलियम वुंट ने काफी कार्य किए, विलियम वुंट के द्वारा काफी चर्चा रही। विलियम वुंट जिसने विशेष रूप से विलियम वुंट को यदि अपन बात करें तो ये विलियम वुंट वही व्यक्ति है जिसने अंतर्दर्शन विधि को भी दिया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक। तो अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक की भी बात करें तो ये भी व्यक्ति कौन था? विलियम वुंट ही था, जिसे अंतर्दर्शन विधि का निर्माणकर्ता भी कहा गया। अंतर्दर्शन विधि बोले अब चीज आती है। और आगे चलते हैं। तो विलियम वुंट के अलावा यदि अपन बात करें अमेरिकन साइकोलॉजी के पिता की,
क्योंकि अपन मनोविज्ञान के जनक की लेकर चर्चा कर रहे हैं तो नेचुरल है, तो ये भी दिमाग में आ रहा होगा आखिर कई पुस्तकों में ये लिखा है कि अमेरिकन साइकोलॉजी का पिता किसे कहा गया। तो अमेरिकन मनोविज्ञान का पिता किसे कहा गया? अमेरिकन मनोविज्ञान के पिता की यदि मैं बात कर रहा हूं तो अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक बोलो चाहे पिता बोलो, तो अमेरिकन मनोविज्ञान का जो जनक था वो था विलियम जेम्स। कौन था? विलियम जेम्स जो था, जिसे अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कहा गया, विलियम जेम्स को। और विलियम जेम्स ने क्या किया? वैसे देखा जाए तो विलियम जेम्स प्रकार्यवाद एक संप्रदाय है और उस संप्रदाय का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। और कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है प्रकार्यवाद की मीमांसा किसे कहा गया, तो विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद की मीमांसा भी कहते हैं, प्रकार्यवादी संप्रदाय का प्रमुख प्रवर्तक भी कहते हैं। इसके अलावा और यदि देखते हैं, विलियम जेम्स एक ऐसी लोकप्रिय पुस्तक लिखी जिसको एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन के रूप में कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो वो भी कौन होगा? विलियम जेम्स ही होगा। अब इन चीजों को लेकर अपन आगे चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स क्यों है? ये पहला व्यक्ति था जिसने अमेरिकन साइकोलॉजी लिखी, जिसके कारण विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का पिता कहा गया। अब मैंने एक चीज बात बताई थी कि प्रकार्यवाद की मीमांसा, या यूं के प्रकार्यवादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? मुख्य प्रवर्तक, प्रकार्यवादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक की यदि बात कर रहा हूं तो ये भी कौन था? विलियम जेम्स। कौन था? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स की जो पुस्तक थी, विलियम जेम्स की क्या थी? पुस्तक की यदि बात करूं, विलियम जेम्स की पुस्तक, और पुस्तक वो थी जो काफ़ी लोकप्रिय रही है विलियम जेम्स की, वो थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसको मोस्ट आईएमपी कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पुस्तक कई बार पूछी भी है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है और ये पुस्तक कब लिखी गई? 1890 में ये पुस्तक लिखी गई, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक कब लिखी गई? 1890 में लिखी गई। और इस पुस्तक के रचनाकार जो है वो कौन थे? विलियम जेम्स। आईएमपी कर दिया साथियों। बिल्कुल आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कीजिएगा कि विलियम जेम्स जो कि प्रकार्यवादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक भी है, और विलियम जेम्स की जो लोकप्रिय पुस्तक है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, ताकि आसानी से आपको, अगर आप नोटबुक में लिखोगे तो आसानी रहेगी। तो अपन इतनी सारी चर्चा की, प्रकार्यवादी मीमांसा तक पहुंच गए अपन। अब चीज आती है कि विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक तो लिख दी, और आखिर हिंदू साइकोलॉजी का पिता किसे कहा गया? अगला जो बिंदु आपके सामने, जो महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है, इसी मनोविज्ञान के उद्भव से ही संबंधित है। अभी उद्भव का टॉपिक चल रहा है। तो हिंदू साइकोलॉजी की पिता की यदि मैं बात करूं, हिंदू साइकोलॉजी का जनक, हिंदू साइकोलॉजी का जो जनक था वो साथियों अखिलानंद था। कौन था? हिंदू साइकोलॉजी का जो जनक था वो कौन था? अखिलानंद। अखिलानंद को हिंदू साइकोलॉजी का जनक भी कहा गया। ये पहला व्यक्ति था जिसने हिंदू साइकोलॉजी के बारे में काफी कुछ चीजें लिखी। अब चीज आती है भारत में मनोविज्ञान में सबसे पहले पीएचडी की उपाधि धारण किसने की? तो अगला जो बिंदु है यही मनोविज्ञान के उद्भव को लेकर है कि भारत में मनोविज्ञान के अंदर डॉक्टरी की उपाधि, तो मनोविज्ञान में डॉक्टर की उपाधि, मनोविज्ञान में डॉक्टर की उपाधि धारण करने वाला, यानी कि
कौन था कि मनोविज्ञान में डॉक्टरी की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति की यदि बात करूं तो एक नाम आता है गिरिंदर बोस। कौन सा बोस आता है? गिरिंदर बोस ये पहला व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान में डॉक्टरी की उपाधि धारण की थी। इसी के अलावा यदि देखा जाए मनोविज्ञान का क्रांतिकारी वर्ष किसे कहा गया? मनोविज्ञान का क्रांतिकारी वर्ष, क्रांतिकारी वर्ष, मनोविज्ञान के क्रांतिकारी वर्ष की यदि बात करूं किस सन को बताया गया? 1912 को मनोविज्ञान का क्रांतिकारी वर्ष कहा। क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय मनोविज्ञान को लेकर काफी चर्चाएं हुई, काफी प्रवृत्तियों का विकास हुआ, जिसके कारण 1912 को मनोविज्ञान का क्रांतिकारी वर्ष घोषित किया गया। इसके अलावा और यदि मैं बात करता हूं कि एक समय यह था कि 1890 से लेकर 1905 तक का समय काल, बहुत आईएमपी है ये भी, 1890 से लेकर 1905 तक का जो समय पीरियड था साथियों, वो किस नाम से संबोधित किया गया? 1890 से लेकर 1905 तक का समय काल मनोविज्ञान का क्या कहलाता है? मनोविज्ञान का बंजर काल कहलाता है। बंजर काल या बजर काल भी कहा गया। मनोविज्ञान का क्या है? बंजर काल है। 1890 से 1905 तक का समय काल मनोविज्ञान का क्या है? बंजर काल। अब चीज आती है कि मनोविज्ञान, एक नाम आता है स्किनर, नाम सुना होगा आपने। स्किनर के अनुसार, यह भी मोस्ट आईएमपी है, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ कब से माना गया? स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ, एग्जाम में सवाल पूछा भी है ये, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय से है? स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ यदि देखा जाए तो वो अरस्तु के समय से है। किसके समय से है? ये मोस्ट आईएमपी है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल कि स्किनर के अनुसार, अब नाम याद नहीं हो रहा, स्किनर, ऐसा नर जो स्किन वाला, बिना स्किन के तो भूत होते हैं, तो नेचुरल याद हो जाएगा कि स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय से? अरस्तु के समय से। यह बात किसने कही थी? स्किनर ने कही। एक बात और कही, वो कहने वाला व्यक्ति कौन था? कोल सैनिक। ये सेना में तो भर्ती हो गया, इसका मन नहीं लगता था, घर पे बार बार फोन करता था, इसलिए नाम क्या पड़ा? कोल सैनिक। तो कोल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ कब से है? ये भी एग्जाम में सवाल आया हुआ है। कोल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय से माना गया? ये भी एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, और वो है प्लेटो के समय से। कोल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ कब से माना गया? कि प्लेटो के समय से माना गया। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी एग्जाम में पूछे हुए। अब इतनी जब आपने चर्चा की, तब आपकी चीज दिमाग में आया है आखिर मनोविज्ञान किस तरह से और कैसे चला। अब एक बात पुनरावृत्ति के लिए यदि मैं बात करूं कि मनोविज्ञान के उद्भव में क्या क्या चीज पढ़ी अपन ने, कि सबसे पहले मैंने एक बात कही थी आप लोगों को कि इसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या चीज पढ़ी थी, कि सबसे पहले अपन ने जो शुरुआत की थी वो थी मनोविज्ञान का उद्भव में, कि मनोविज्ञान, एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं, मनोविज्ञान दर्शन के से निकला है। मनोविज्ञान किससे निकला? दर्शन के अंतर्गत किस रूप में पढ़ाया जाता था? मानसिक दर्शन के रूप में पढ़ाया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और इस मीमांसा का अर्थ मैंने बताया था कि अन्वेषण करना या खोज करना। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि और चीज अपन ने क्या किया था, कि फिर हमने बात की थी कि मनोविज्ञान शब्द सबसे पहली बार किसने दिया? रुडोल्फ गोइकले ने दिया। किस पुस्तक में दिया था? साइकोलॉजिया में दिया। कब दिया? 1590 में दिया। फिर मैंने बात की मनोविज्ञान शब्द के संप्रति को किसने बताया? मेलकथान ने बताया। फिर मैंने बात की मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में
आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था, तो वो देने वाला एफ.एल. लोंजे था। और एफ.एल. लोंजे की पुस्तक का नाम क्या था, इतिहास का आदर्शवाद। यहाँ तक अपन ने चर्चा की। उसके बाद फिर मैंने एक बात कही थी कि मनोविज्ञान का जैविक पिता किसे कहा गया, कि अरस्तु को कहा गया। अरस्तु का एक नाम क्या था, एरिस्टोटल था। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। ये कहने वाला व्यक्ति कौन था, टाइलर भी था। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो टाइलर के साथ एक नाम आता केलर। क्या नाम आता है, केलर। ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा था। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट है। और ये विलियम वुंट वही व्यक्ति है जिसने विश्व की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, वो भी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की, 1879 में की। जब प्रयोगशाला स्थापित हुई उसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था। और उसके बाद इसको प्रयोगशाला को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में पहचान मिली। और विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इस प्रयोगशाला में पहला विषय मन की संरचना को पढ़ाया गया। और यहाँ तक अपन ने बात की। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत में मनोविज्ञान के विभाग की तो 1916 में स्थापित हुआ और सेनगुप्त ने स्थापित किया, कलकत्ता में स्थापित किया। और इसके अलावा विलियम वुंट को अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादक भी कहते हैं। विलियम जेम्स से प्रकार्यवाद की मीमांसा कहते हैं, प्रकार्यवादी संप्रदाय का प्रवर्तक कहते हैं। इसकी एक लोकप्रिय पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में लिखी गई। और इसके अलावा हिंदू साइकोलॉजी का जो जनक है या पिता है, अखिलानंद को कहा गया। ये भी अपन ने चर्चा की। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मनोविज्ञान में डॉक्टरी की उपाधि धारण करने वाला गिरिंदर बोस था। मनोविज्ञान का क्रांतिकारी वर्ष 1912 को बताया गया। और 1890 से लेकर 1905 तक का समय काल मनोविज्ञान का बंजर काल कहलाता है, जहाँ मनोविज्ञान की प्रवृत्तियों को लेकर काफी चर्चा रही है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय से और पॉल सेनी के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ क्या है, प्लेटो के समय से। अब इतने सारा आप चर्चा कर लेते हो, तब आपके मनोविज्ञान का उद्भव का जो टॉपिक है वो उद्भव का टॉपिक क्या हो जाता है पूरा। आखिर मनोविज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, एक दर्शन शास्त्र से निकलकर मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। और स्वतंत्र विषय के कालखंड के लिए इसको कितने चरणों में वर्गीकृत किया, इसको अपन अगले टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। तो अगला जो अब टॉपिक है वो रहेगा मनोविज्ञान का उद्भव। आपने पढ़ लिया। अब आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या रहेगा कि मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम। मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मनोविज्ञान के विकास का क्या है, विकास का इतिहास क्रम। यानी कि आपने उद्भव पढ़ा, पूरी चर्चा अपन ने वापस पुनरावृत्ति कर दी। अब मैं बात कर रहा हूं मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम। तो मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को लेकर यदि मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं तो ये विकास का इतिहास क्रम काफी विवादास्पद है। मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम क्या है, विवादास्पद। तो सबसे पहले लाइन क्या आ रही, मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम काफी विवादास्पद है या विवादित है। विवादास्पद है या विवादित है, यूं कह सकते हैं। काफी क्या, विवादित है। अब चीज आती, विवादित तो है या विवादास्पद है, लेकिन ये विवादित क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं या कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है शुरुआती दौर में इसे जो कहा गया, कोई तो आत्मा का विज्ञान कहते हैं, कोई कहता है आत्मा नहीं, ये मन का विज्ञान है, कोई चेतना का है, कोई व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग रूप से जो परिभाषित किया, जिसके कारण इसमें क्या आ गई, विवादित हो गई।
लेकिन इस विवादास्पद स्थिति को सही तरह से प्रस्तुत करने के लिए एक नाम आता है टाइलर, जिसने मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को 4 चरणों में वर्गीकृत किया। कितने चरणों में वर्गीकृत किया साथियों? 4 चरणों में वर्गीकृत किया। अब ये 4 चरण देने वाला जो व्यक्ति कौन था? वो टाइलर था। तो अब अगला जो इसमें विवादास्पद स्थिति को सुलझाने के लिए किया हुआ, एक टाइलर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को 4 भागों में बांटा। तो अगला बिंदु जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है? टाइलर के अनुसार मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम 4 चरणों में वर्गीकृत है। 4 चरणों में क्या है? वर्गीकृत है। टाइलर के अनुसार मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम कितने चरणों में वर्गीकृत है? 4। तो ये टाइलर ऐसा व्यक्ति था जिसने इस विवादास्पद स्थिति को सुलझाने के लिए मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को 4 चरणों में वर्गीकृत किया। सबसे पहले चरण की यदि बात करें तो सबसे पहला जो चरण है वो है मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में। आत्मा के विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में, ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण आत्मा के विज्ञान के रूप में, पहला चरण, प्रथम चरण। अब चीज आ रही है आपके सामने कि मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में तो है, लेकिन ये चरण जो शुरुआत रही, इसको क्या किया कि 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में शुरुआत रही कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित किया, पहले चरण को। तो मनोविज्ञान प्रथम चरण में 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। यानी कि 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। अब आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि आत्मा का विज्ञान परिभाषित 16वीं शताब्दी में कर लिया, लेकिन ये करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले व्यक्ति कौन थे? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों में, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों में कौन कौन थे? तो आत्मा का विज्ञान कहने वालों में एक नाम आता है अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था, जिसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। दूसरे नंबर पर यदि देखते तो एक नाम आता प्लेटो। क्या नाम आता है साथियों? प्लेटो। तीसरे नंबर पर यदि देखते हैं तो एक नाम आता है देकार्ते। क्या नाम आता? देकार्ते। इस देकार्ते को डेकार्टे भी कहते हैं। चौथे नंबर पर देखते हैं तो एक नाम आता सुकरात। और यदि अपन देखते हैं तो रुडोल्फ गोइकले का भी नाम आता है। तो अरस्तु, प्लेटो, ये 4 महत्वपूर्ण हैं आदमी जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहकर पुकारने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नाम क्या था? अरस्तु। लेकिन कई एग्जामों में ऐसा भी कहा गया
कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाला कौन है? प्लेटो भी है। तो ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। अब चीज आती है, ये चार ऐसे व्यक्ति हो गए जो इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान की बात को विशेष रूप से स्वीकार किया प्रथम क्षण में कि मनोविज्ञान शुरुआती दौर में आत्मा के रूप में परिभाषित हुआ। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद इस आत्मा का विरोध हुआ। 16वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ कि इस आत्मा का विरोध हुआ। आत्मा का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने आत्मा का विरोध किया? और दूसरी बात यह आती है कि आखिर आत्मा का विरोध तो हुआ, तो विरोध होने के पीछे कारण क्या था? ऐसे क्या कारण थे जिन्होंने मनोविज्ञान की आत्मा का विरोध कर दिया? तो बाद के दार्शनिक विरोध का क्या कारण रहा है? यदि मैं विरोध की बात करूं, इसका विरोध क्यों हुआ, तो पहले तो इसको 16वीं शताब्दी तक तो यह कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और 16वीं शताब्दी के बाद इसका विरोध हुआ। तो विरोध होने का कारण क्या था? विरोध, पॉइंट क्या आया साथियों? विरोध। आखिर विरोध क्यों हुआ? सोलहवीं शताब्दी के बाद, 16वीं शताब्दी के बाद के दार्शनिकों वे मनोवैज्ञानिकों ने, बाद के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिकों ने यह कहकर विरोध किया कि, क्या कहकर विरोध किया? अंडरलाइन करना, मोस्ट आईएमपी है। यह कहकर विरोध किया कि आत्मा का रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता है। आत्मा का कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता है, और नहीं आत्मा को किसी यंत्र में माप सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आत्मा को आपने देखा है, जब आपने देखा नहीं तो आप उसको कैसे मान सकते हो? इसलिए इसका क्या हुआ? विरोध। यदि यहाँ आत्मा आ जाए तो गुरुजी खुद गए। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, जब आत्मा का कोई रूप रंग नहीं है, तो 16वीं शताब्दी के बाद जो दार्शनिक आए हैं, 16वीं शताब्दी के बाद जो भी दार्शनिक आए, मनोवैज्ञानिक आए, शिक्षा शास्त्री आए, उन्होंने यह कहकर इसका विरोध किया कि आत्मा का रूप रंग नहीं होता, आकार प्रकार नहीं होता, और नहीं आत्मा को किसी यंत्र में माप सकते। इसलिए इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। अब चीज आती कि विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने मनोविज्ञान के आत्मा का विरोध किया था? मनोविज्ञान के आत्मा का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आत्मा का विरोध करने वाला, मनोविज्ञान के आत्मा का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मनोविज्ञान के आत्मा का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पहले व्यक्ति की यदि मैं बात करूं, तो मनोविज्ञान के आत्मा का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति जो विरोध करने वाला था वो था साथियों डेकार्टे, जिसको हम क्या कहते हैं? डेकार्टे भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो गुरुजी आप बता रहे हो कि मनोविज्ञान के आत्मा का समर्थन करने वाला अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और सुकरात, एक तरफ आप कह रहे हो कि इसने विरोध किया। नेचुरल है कि कोई व्यक्ति शुरुआती दौर पर शामिल रहा है, बाद में इसने ये कहकर इसका विरोध किया, वास्तव में मैंने आत्मा को नहीं देखा, मैं तो भौतिकवाद को मानता हूँ, मैंने भौतिक तत्वों को देखा है, भौतिक पदार्थों को देखा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। एक व्यक्ति समर्थक भी हो सकता है, विरोधी भी हो सकता है। तो बाद में ये डेकार्टे पहला व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान के आत्मा का क्या किया? विरोध किया, और इसने भौतिकवाद का समर्थन किया। इसलिए
मनोविज्ञान के भौतिकवाद की मीमांसा डेकार्टे को कहा गया। तो एक क्वेश्चन और तैयार क्या होता है, मनोविज्ञान 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 के भौतिक मनोविज्ञान के भौतिकवाद की मीमांसा किसे कहा है, किसे कहा गया है? मनोविज्ञान के भौतिकवाद की मीमांसा किसे कहा गया है? तो सीधा नाम क्या आएगा, डेकार्ते को। डेकार्ते को। तो मनोविज्ञान के भौतिकवाद की मीमांसा किसे कहा गया? डेकार्टे को मनोविज्ञान के भौतिकवाद की मीमांसा भी कहा गया। अब एक नाम आपने सुना है कि सुकरात इसका समर्थक रहा है। यही आपको मैं चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सुकरात ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रश्नोत्तर विधि को दिया था, जो एग्जाम में पूछी हुई है कि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता, यही समझा रहा हूं, ये सुकरात आ गया इसलिए। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? यह है सुकरात। जीवन में कभी सुख की रात नहीं है, ये नाम क्या पड़ गया, सुकरात। ऐसा है नहीं, याद करने की। और इतिहास में ऐसा भी कहा जाता है कि ये अनावश्यक प्रश्न पूछते थे, जिसके कारण इसको इतिहास में पत्थरों से पीटा गया, और ऐसा भी कहा गया कि इसको जहर देकर इसकी हत्या की गई। फिर जो भी रहा, इतिहास की किंवदंती है। अब यहाँ सुकरात जो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक है, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात। लेकिन आपसे यदि मैं पूछ लूँ, यहाँ साथ साथ चीज को डेफिनेशन के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता प्रतिपादक सुकरात है, तो प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ कर अगर पूछ लिया जाए प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है, फिर प्रश्नावली विधि के जन्मदाता बोलो या प्रतिपादक बोलो, प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक की यदि बात करूं तो सीधा आंसर आपके क्या आएगा, वुडवर्थ। कौन आएगा? नाम याद नहीं होगा क्योंकि पहली बार सुन रहे हो आप। वुडवर्थ, वुड यानी लकड़ी, वर्थ लकड़ी की बर्थ पर जन्म हुआ, नाम क्या पड़ा, वुडवर्थ। तो प्रश्नावली विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है, वुडवर्थ। और प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है, वो है सुकरात। तो प्रथम चरण के अंतर्गत अपन ने जो चीज पढ़ी वो पढ़ी थी मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित हुआ। और आत्मा का विज्ञान 4 व्यक्तियों ने कहा, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। मनोविज्ञान के आत्मा का विज्ञान कहने वाला पहला व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहने वाला इनमें से कौन है या कौन नहीं है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन आत्मा के विज्ञान का प्रथम विरोधी कौन था, डेकार्टे था। मनोविज्ञान के भौतिकवाद की समर्थन किसने किया सबसे पहले, डेकार्टे था। मनोविज्ञान के भौतिकवाद की मीमांसा किसे कहते हैं, डेकार्टे को कहते हैं। या प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है, तो सुकरात है। और प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ। तो ये आपका प्रथम चरण में अपन ने चर्चा की कि मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान है क्या। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। कौन से चरण की? द्वितीय चरण की बात करते हैं। तो द्वितीय चरण में मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में, द्वितीय चरण में क्या आया, मनोविज्ञान। द्वितीय चरण में मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क, मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। ये द्वितीय चरण के शुरू। कौन सा चरण है? सेकंड चरण है। प्रथम चरण आपने पढ़ा। अब सेकंड चरण की यदि बात करूं तो मनोविज्ञान किसके रूप में आ रहा है, मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में आ रहा है। प्रथम चरण 16वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी और द्वितीय चरण की शुरुआत जो रहेगी वो रहेगी 17वीं शताब्दी में। तो यह
चीज अपन पढ़ रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहने वालों में प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति इटली का निवासी था। प्रथम व्यक्ति पेम्पोनोजी था, जो इटली का निवासी एवं मध्य युग का दार्शनिक था। मध्य युग का क्या था? दार्शनिक। इंपॉर्टेंट है ये। मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहने वालों की यदि मैं बात कर रहा हूं तो पहला व्यक्ति कौन था? पेम्पोनोजी, जो कि कहां का था? इटली का निवासी था। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाला कौन था? पेम्पोनोजी। सवाल ये भी पूछा गया कि पेम्पोनोजी मूलतः कहां का रहने वाला था? इटली का था। और 17वीं शताब्दी का समय काल मध्य युग कहलाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? मध्य युग का दार्शनिक और एक शिक्षा शास्त्री भी कहा गया। अब चीज आती है कि समर्थक कौन थे? एक तो केवल यदि मैं ये कह दूं कि पेम्पोनोजी ने कहा कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, केवल एक व्यक्ति के कहने पर उस चीज पर बिलीव नहीं किया जा सकता। तो इस पेम्पोनोजी की बात का समर्थन किसने किया था? इसकी बात को विशेष महत्व किसने दिया? तो समर्थन करने वालों की यदि मैं बात करूं इसकी, तो समर्थक कौन कौन थे जो पेम्पोनोजी की हाँ में हाँ मिला रहे थे? तो उसमें यदि नाम देखा जाए तो एक नाम आता है जॉन लॉक। क्या नाम आता है? जॉन लॉक। कहता ना जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, है ना? तो जॉन लॉक पहला व्यक्ति के साथ में समर्थनों की यदि बात करूं तो जॉन लॉक। इसके अलावा एक नाम आता है बर्कली। एक होती सोजत की कली और ये क्या हो गया? बर्कली। फिर यदि अपन बात करते हैं तो जॉन लॉक भी आ गया, बर्कली भी आ गया। एक नाम आता है थॉमस रीड। क्या नाम आता है? थॉमस रीड। ये थर्मस लेके पढ़ाई करता था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? थॉमस रीड। इसके अलावा और यदि अपन देखते हैं, जॉन लॉक आ गया, थॉमस रीड भी आ गया। एक नाम आता है स्पेनिज। क्या नाम आता है साथियों? स्पेनिज। और एक नाम आता है स्पेन रोज। क्या नाम आता? स्पेन रोज। और यदि देखते हैं तो एक नाम आता हॉबस। क्या नाम आता? हॉबस। तो जॉन लॉक, बर्कली, थॉमस रीड, स्पेनिज और स्पेन रोज, हॉबस, ये ऐसे 5-6 व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के मन और मस्तिष्क के विज्ञान का क्या किया? समर्थन किया। और जॉन लॉक ये वही व्यक्ति है जिसने एक कथन काफी लोकप्रिय रहा है। जॉन लॉक ने एक बात कही थी कि शिशु का मस्तिष्क और एक कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखे जाते हैं। इस कथन को भी कई बार कई जगह पूछा गया, कई बार कई स्थानों पर या एग्जामों में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। और ये कथन विशेष रूप से जब आप अभिवृद्धि और विकास के टॉपिक पढ़ोगे उसमें इस पर चर्चा करेंगे। तो ये लगभग यदि देखा जाए तो ये 6 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान का 17वीं शताब्दी में। अब 17वीं शताब्दी के बाद इसका भी उसी तरह
विरोध हुआ जिस तरह से आत्मा का हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा को नहीं देखा। तो यदि आपसे पूछा जाए आपने मन को देखा, आपका मन कैसा है, कोई कह सकता है कि मेरा मन काला है, कालो कट? नहीं कह सकता। या आप तुरंत क्या कहोगे, एकदम वाइट है, सफेद जग है सा। तो कहने का मतलब जब हम मन को नहीं देखते हैं, मन एक जगह नियंत्रित भी नहीं रहता। 2 मिनट में आपने मोबाइल देखा और मोबाइल में कोई चीज आई, तुरंत आपका मन कहाँ चला जाएगा, वहां। तो मन एक जगह नियंत्रित नहीं है। मन का रूप क्या है, रंग कैसा है, किस तरह का है, ऐसा काफी विवाद हुआ, जिसके कारण 17वीं शताब्दी के बाद इसका भी क्या हुआ, विरोध हुआ। इसका भी क्या हुआ, विरोध। क्या हुआ, विरोध। और विरोध होने का कारण क्या था? विरोध होने का कारण क्या कारण था? बाद के दार्शनिक, बाद के दार्शनिक वे मनोवैज्ञानिक, बाद के दार्शनिकों मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मन का भी रूप रंग, मन का भी रूप रंग, आकार, प्रकार नहीं है एवं मन को भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। इसलिए इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। तो दूसरा चरण का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों आप। बिल्कुल मित्रों, आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर किस तरह से अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। शुरुआत मनोविज्ञान के उद्भव से की और फिर उसके विकास के इतिहास क्रम को अपन पढ़ रहे हैं। उसमें पहला चरण अपन ने पढ़ा आत्मा के विज्ञान के रूप में, दूसरा चरण हमने पढ़ा मनोविज्ञान, मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी वे होगा नोटबुक पर उतारने के लिए। बिल्कुल आपको दीजिए जल्दी। ओके, अब अपन तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। कौन से चरण की बात कर रहे हैं? तीसरे चरण की यदि अपन बात करते हैं तो तीसरे चरण में आते आते मनोविज्ञान, जो तीसरा चरण था जिसमें मनोविज्ञान किसके रूप में आ रहा है, तीसरे चरण में मनोविज्ञान जो आ रहा है साथियों, वो आ रहा है मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में। तो तीसरे चरण का हेडिंग क्या रहेगा कि मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के, चेतना के विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में। ये आपके बात जो चल रही है, ये चल रही है तृतीय चरण। कौन से चरण? तृतीय चरण। तो तीसरे चरण में मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान। अब चेतना का विज्ञान कहने वालों में कौन था? तो 16वीं शताब्दी के बाद पहला चरण 16वीं शताब्दी, फिर दूसरा चरण 17वीं शताब्दी, और तीसरे चरण में आते आते यदि मैं बात करूं तो आप सोचोगे कि 18वीं शताब्दी होगा, जबकि ये चरण की शुरुआत है 19वीं शताब्दी। कौन सी? 19वीं। तो देखिएगा 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। परिभाषित, चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित। अब सोच रहे हैं, मैंने एक बात कही थी कि 17वीं के बाद 18वीं क्यों नहीं आया? तो कारण क्या था कि 18वीं शताब्दी के तो पूर्वार्ध, ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध
और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। चेतना का विज्ञान कहने वालों में, चेतना का विज्ञान कहने वालों में चेतना का विज्ञान कहने वालों में, यानी कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वालों में प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति विलियम वुंट था साथियों। कौन था? विलियम वुंट। मैंने इसकी चर्चा वहां कर ली थी आप लोगों से। ये वही व्यक्ति है जिसने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो पहला व्यक्ति कौन था? विलियम वुंट। यदि अब इसके समर्थक की बात करें, समर्थक कौन थे इसकी? हाँ में हाँ किसने मिलाई कि जिससे चेतना का विज्ञान का काफी समर्थन हुआ? तो मनोविज्ञान के चेतना का समर्थन किस किसने किया? समर्थकों की यदि बात करें तो उसमें देखा जाए तो एक नाम आता है समर्थकों में, विलियम जेम्स। क्या नाम आता है? विलियम जेम्स। और दूसरा कौन था समर्थक? तो एक नाम आता है जेम्स हेली। और कौन था? कि वाइव। कौन था? और कौन था? कि टिचनर। ये टिचनर विलियम वुंट का शिष्य था, ध्यान रखिएगा। तो समर्थक के अंतर्गत विलियम जेम्स, जेम्स हेली, वाइव और टिचनर, ये व्यक्ति मनोविज्ञान के चेतना के क्या थे? समर्थक थे। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वालों में कौन है या कौन नहीं। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद करने हैं। तो मोस्ट आईएमपी करिएगा कि समर्थक याद करना है और चेतना का विज्ञान कहने वाला का नाम भी याद करना है, वुंट का। ये भी आपके क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे हैं कि चेतना का विज्ञान समर्थक तो हो गया, इनके नाम कई बार आपको याद होने में दिक्कत होती होगी कि विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स हेली और वाइव टिचनर कैसे याद करें? तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि चेतना आते ही खलनायक आया और विलियम से क्या निकला? विलियम वुंट। विलियम वुंट का भाई कौन था? विलियम जेम्स। जेम्स की साली और उसकी वाइफ हो गई, और फिर क्या गया? उसका बच्चा टिचनर। तो ये चारों पांचों क्या थे? उस चेतना नाम व्यक्ति के क्या थे? समर्थक थे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, विलियम वुंट, विलियम वुंट का भाई विलियम जेम्स, जेम्स की साली, वाइफ और टिचनर। ये पांच ऐसे व्यक्ति थे जिसने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान का काफी क्या किया? समर्थन किया। अब चीज आती है 19वीं शताब्दी के बाद ऐसे क्या कारण रहे, यानी कि 19वीं शताब्दी के बाद ऐसी क्या घटनाएं रही जिसके कारण चेतना का विरोध होने लगा, उसके विरोध के स्वर उठने लगे। तो क्यों इसका विरोध हुआ जब इतना समर्थन हो गया कि मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में है, ये स्थापित होने लगा? तो फिर ऐसे क्या कारण रहे कि 19वीं शताब्दी के बाद इस चेतना का विरोध हुआ? अब चीज आती है कि चेतना का विरोध क्यों हुआ? आखिर चेतना का क्यों विरोध हुआ? तो अपन बात करते हैं इसके विरोध को लेकर कि विरोध क्यों हुआ, विरोध का कारण क्या था। तो चेतना के विरोध के कारण की यदि बात करें तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि चेतना का विरोध बाद के मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिकों ने यह कहकर किया कि चेतन मन पर अर्धचेतन, चेतन मन पर अर्धचेतन एवं अचेतन मन का भी आरोपण होता है। अचेतन मन का भी
आरोपण होता है। चेतन मन पर अर्ध चेतन और अचेतन का भी क्या रहता है, आरोपण रहता है। इसलिए इसका क्या किया, विरोध किया कि चेतना का विरोध बाद के मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिकों ने यह कहकर किया कि चेतन मन पर अर्ध चेतन और अचेतन मन का क्या रहता, आरोपण रहता। इसलिए इसका क्या किया साथियों, विरोध किया। क्योंकि ये चेतन मन है, इस चेतन मन पर अर्ध चेतन और अचेतन का क्या है, आरोपण। इसलिए इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। अब चीज आती, विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, प्रथम व्यक्ति। विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति, विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो साथियों, बहुत ही मोस्ट टाइम पे कीजिएगा इसको, मैकडूगल था। कौन था, मैकडूगल। माइक लेकर डुगल बजाता था, इसलिए नाम क्या पड़ा, मैकडूगल, याद रह जाएगा ये। तो विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मैकडूगल था, जिसने चेतना का विरोध किया। और जिस पुस्तक में इसने विरोध किया उस पुस्तक का क्या नाम था, जिसमें मैकडूगल ने विरोध किया, उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक का क्या नाम था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में इस चेतना का क्या किया, विरोध किया। हम हिंदी रूप में लिख सकते हैं मनोविज्ञान की रूपरेखा। पुस्तक का नाम पूरा क्या है, मनोविज्ञान की रूपरेखा, रूप की रेखा, याद रह जाएगा। मनोविज्ञान की रूपरेखा में इसका विरोध किया। और इसी पुस्तक का मैकडूगल की ही पुस्तक का क्या था, एक 16वां पृष्ठ था साथियों। कौन सा पृष्ठ था, 16वां पृष्ठ पर चेतना को निंदक शब्द बताया, निंदक अथवा बुरा शब्द कहा, बुरा शब्द। यानी कि ये जितने भी मैं यहाँ बिंदु लिख रहा हूँ पॉइंट वार, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि विरोध करने वाला पहला व्यक्ति तो मैकडूगल था। मैकडूगल ने किस पुस्तक में विरोध किया, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया, या फिर हम यूं कह सकते हैं हिंदी रूपांतरण में मनोविज्ञान की रूपरेखा में किया। और इस पुस्तक के किस पृष्ठ पे किया, ऐसा भी सवाल आया हुआ है, 16वें पृष्ठ पे किया। और क्या कहकर विरोध किया, 16वां पृष्ठ पर चेतना को क्या बताया, निंदक शब्द कहा, निंदनीय शब्द कहा अथवा बुरा शब्द कहा। इस तरह से ये आपके 19वीं शताब्दी के बाद के जो मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक आए, उन्होंने चेतना का विरोध कर दिया। शुरुआती दौर पर खूब समर्थन मिला चेतना को कि मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में है। और चेतना का विज्ञान कहने वालों में विलियम वोंट, विलियम जेम्स ली, वाइब, टिचनर थे। और बाद में इसकी ये स्थिति हुई 19वीं शताब्दी के बाद, इसका घोर विरोध हुआ। और घोर विरोध करने में पहला व्यक्ति मैकडूगल था, जिसने अपनी पुस्तक में 16वें पृष्ठ पर यहां तक लिख दिया, चेतना से बढ़कर कोई बुरा शब्द या निंदक शब्द या निंदनीय शब्द नहीं हो सकता है। ये कहने वाला व्यक्ति मैकडूगल रहा है। अब चीज आती है कि आखिर इतना विरोध तो हो गया। एक नाम आप यहां देख रहे होंगे, टिचनर। कौन सा नाम देख रहे हो साथियों, ये टिचनर नाम देख रहे हो। इस टिचनर ने एक कथन कहा है, और उस कथन बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोलूंगा उस कथन को आप नोट कीजिए उसको, कि टिचनर एक ऐसा एकमात्र व्यक्ति था जो कि विलियम वुंट का क्या था, ये शिष्य था। विलियम वुंट का क्या रहा है, शिष्य रहा है। इस टिचनर ने एक बात कही थी, जो नोट कथन करना, वो एग्जाम में पूछा हुआ है, कि मनोविज्ञान को किसी भी मनोवैज्ञानिक की मृत्यु से उतनी क्षति नहीं हुई है। वापिस सुनिएगा, मनोविज्ञान को किसी भी मनोवैज्ञानिक की मृत्यु से उतनी क्षति नहीं हुई है अथवा हानि नहीं हुई है जितनी विलियम वुंट की मृत्यु से हुई है।
ये बात किसने कही थी? किचनर ने कही थी विलियम वंट के लिए। बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि किसी तरह का आप पर के दिमाग में कोई विवादास्पद स्थिति नहीं रहे। तो तीसरा जो चरण था मनोविज्ञान, चेतना के विज्ञान के रूप में आपने समझा। 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में चौथे चरण की शुरुआत हुई। तो चौथे चरण में आते आते मनोविज्ञान किसके रूप में आया कि मनोविज्ञान जो है वो आपकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया। तो अगला जो बिंदु है चौथा चरण, तो मनोविज्ञान 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 व्यवहार के विज्ञान के रूप में कौन सा चरण है? चतुर्थ चरण। और मनोविज्ञान वर्तमान में भी क्या आ गया साथियों? व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित होने लग गया। वर्तमान में भी क्या आ गया? व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित हुआ। तो चौथे चरण में आते आते मनोविज्ञान क्या आया? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। देखिएगा 20वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। परिभाषित किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसके रूप में आया? व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। और व्यवहार का विज्ञान कहने वालों में कौन है? व्यवहार का विज्ञान कहने वालों में सबसे पहले यदि बात करें तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहने वालों में यदि देखा जाए तो लोकप्रिय जो नाम था वो वाटसन था, और देखा जाए तो एक नाम आता मैकडूगल। ये दोनों एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने शुरुआती दौर में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने लगे। और वाटसन व्यवहार के विज्ञान को लेकर काफ़ी चर्चा की, जिसके कारण वाटसन को तो व्यवहारवाद का जनक भी कहा गया। यहीं लिख लीजिएगा, व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का जनक आपके वाटसन है। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन है। व्यवहारवाद का जो जनक था वो कौन है? व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। इसके अलावा और यदि अपन बात करें समर्थक की, आखिर मनोविज्ञान के व्यवहार का समर्थक कौन कौन थे? समर्थकों की यदि बात करें तो समर्थकों में एक नाम आता है वुडवर्थ। कौन आता है? वुडवर्थ काफी समर्थक था। एक नाम आता है क्रो, बिल्कुल याद रहेगा आपको, कागला एंड कागला स्टिक ऑन द डागला। तो समर्थकों में क्रो का नाम भी आता है, वुडवर्थ का नाम भी आता है। और यदि देखा जाए तो एक नाम आता है थॉर्नडाइक। कान पर डाकणियां भोतड़ियां भगाते भगाते नाम क्या पड़ गया? थॉर्नडाइक। याद रखने के लिए ऐसा है नहीं। इसके अलावा और यदि देखते हैं तो एक नाम आता है स्किनर। कौन सा नर? स्किनर। फिर यदि अपन देखते हैं तो एक नाम आपके आता है पाउलो। आधा किलो मत दो, पाव दूध ही लेता था। और यदि व्यवहारवादियों की बात करें तो स्किनर, थॉर्नडाइक, क्रो, पाउलो। और फिर यदि देखते हैं तो एक नाम आता है हल। इसने भी काफ़ी व्यवहारवाद को लेकर समर्थन दिया था। और यदि देखते हैं तो एडविन भी नाम आता है, एडविन। और यदि देखते हैं फिर तो एक विशेष रूप से पिलसबेरी नाम सुना होगा, पिलसबेरी।
ये सारे के सारे व्यवहारवादी रहे हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में विशेष महत्व दिया, और वर्तमान में भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। वर्तमान में भी वर्तमान में भी मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में। वर्तमान में भी मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में लोकप्रिय है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को किसके रूप में, व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को वर्तमान में किस रूप में जानते हैं, आत्मा के रूप में, मन मस्तिष्क के रूप में, चेतना के रूप में, या व्यवहार के। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या आएगा कि मनोविज्ञान को वर्तमान में भी किसके रूप में जानते हैं, व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। तो अपन ने जो शुरुआती चीज़ देखी थी कि मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में चौथे चरण में आते आते व्यवहार के विज्ञान के रूप तक पहुंचा, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहारवाद का जनक वाटसन था। ये सारी की सारी चर्चा अपन ने की। अब चीज आपके सामने कि लगभग अपने 4 चरण को पढ़ा, इनमें से एक विशेष रूप से 2 नोट आपको लिखाने जा रहा हूं, और 2 नोट में साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा कि दोनों महत्वपूर्ण नोट जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये रुपए वाला नोट नहीं है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से आने वाले जो महत्वपूर्ण नोट है या महत्वपूर्ण बिंदु भी कह सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि किसने ये कथन कहा था कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, चोर डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, वो था वाटसन। तो वाटसन ने क्या कहा, वाटसन के अनुसार, नोट कर लीजिएगा ये कथन काफी लोकप्रिय है। वाटसन के अनुसार मुझे कोई भी बालक अथवा बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ये कहने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, वाटसन था। वाटसन के अनुसार बहुत आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी कीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरे कथन नोट की यदि मैं बात करूं तो एक कथन जो कहा था वो वुडवर्थ ने कहा था। एक कथन वुडवर्थ के अनुसार, इसको भी आईएमपी कीजिएगा। वुडवर्थ क्या कहता है कि वुडवर्थ ने एक बात कही कि मनोविज्ञान बहुत ही चालाक किस्म का आदमी है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि इसने सर्वप्रथम आत्मा को धोखा दिया, मन मस्तिष्क को धोखा दिया, फिर चेतना को धोखा दिया, अंत में व्यवहार से शादी की। याद करने के हिसाब से इसका मतलब कथन क्या रहा है, वुडवर्थ का ये कथन रहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। इस कथन के प्रतिपादक कौन, वुडवर्थ। तो वो कथन क्या था, वो कथन लिखिएगा कि मनोविज्ञान ने, बहुत आईएमपी है, एग्जाम में कई जगह पूछा गया, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा यानी छोड़ा, फिर चेतना को त्यागा, फिर व्यवहार को स्वीकार किया। यानी कि अंत में किसको स्वीकार किया, व्यवहार को स्वीकार किया। ये कथन
जो था इसका था ये कथन आपके वुडवर्थ का रहा है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी है और इस तरह के कथन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट आईएमपी है इसलिए इन दोनों कथनों को मैंने लिखाया है कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और फिर व्यवहार को स्वीकार किया है, या अंत में व्यवहार को स्वीकार किया है। अब आज इस टॉपिक को लेकर अपन ने चर्चा की वो रही थी मनोविज्ञान का उद्भव रहा है, और उसके बाद फिर जो और चर्चा रही है मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम। तो ये दो ऐसे टॉपिक रहे हैं जिन पर अपन ने चर्चा की। अब इन टॉपिक को आपने पढ़ा, लेकिन अब आपके दिमाग में नेचुरल है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसके दिमाग में आ रहा है कि सर इन टॉपिकों को हमने समझा तो है, बहुत अच्छे से हम समझ में भी आया हुआ, लेकिन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने यदि इस टॉपिक को समझा है और उसके बाद यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो निश्चित रूप से आप प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको यह पता पड़ जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और 4 ऑप्शन भी दूंगा और उसके बाद आप को आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की यदि मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक से संबंधित जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसी से संबंधित मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे मनोविज्ञान के संपर्त्य को किसने दिया? एक सामान्य क्वेश्चन है, किसने दिया था? मनोविज्ञान के संपर्त्य को किसने दिया? पहला ऑप्शन रुडोल्फ गोइखले। पीछे पेज नहीं देखने आपको, जैसा रहा उत्तर देने का प्रयास करना। 4 ऑप्शन लिखने के बाद रुडोल्फ गोइखले, वाटसन, तीसरा ऑप्शन अरस्तु था, चौथा ऑप्शन मेलक था। ये 4 ऑप्शन मैंने दिए कि बिल्कुल क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मनोविज्ञान के संपर्त्य को, इस संपर्त्य को किसने दिया था? पहला ऑप्शन रुडोल्फ गोइखले, दूसरा वाटसन, अरस्तु और मेलक था। तो अब आप उत्तर देने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले आप तुरंत बिना सोचे समझे उत्तर दोगे तो आप क्या लिखोगे? रुडोल्फ गोइखले। जबकि ये आंसर क्या है? गलत। क्यों? इसने संपर्त्य नहीं दिया था, इसने 1590 में शब्द दिया था, संपर्त्य नहीं दिया था। क्या दिया था? शब्द दिया था, इसलिए ये नहीं होगा। वाटसन इसलिए नहीं होगा, इसने व्यवहार के बारे में बताया था, मनोविज्ञान के संपर्त्य के बारे में नहीं बताया था, ये भी नहीं होगा। अरस्तु इसलिए नहीं होगा, ये मनोविज्ञान का जनक है, ये मनोविज्ञान का जनक है या जैविक पिता कह सकते हैं, संपर्त्य बताने वाला नहीं कह सकते हैं। तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? मेलकतान। तो डी आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आखिर अपने जिस टॉपिक को पढ़ा उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूं, उससे आपको बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा, फंडामेंटल सारे क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात करूं और आपसे सवाल पूछूं, मनोविज्ञान के चेतना का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टॉपिक पढ़ाने के बाद पूछ रहा हूं आपसे। चेतना का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? वाटसन ने किया, जेम्स ने किया, क्या मैकडूगल ने किया, क्या कैम्पोनोजी ने किया? ये 4 ऑप्शन है। अब बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं कि विरोध करने वाला, चेतना का विरोध करने वाला, तो आप
को 4 चरण में चेतना का समर्थक कौन थे, विरोध कौन थे, सारी चीजें मैंने की। वाटसन चेतना का विरोधी तो था, लेकिन सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा, सर्वप्रथम में ये नहीं रहेगा तो ये व्यवहार का समर्थक है, चेतना का विरोधी जरूर है लेकिन सर्वप्रथम नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। विलियम जेम्स समर्थक है, ये तो क्या है, समर्थक है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। मैकडूगल पहला व्यक्ति था, तो चेतना का विरोध सर्वप्रथम किसने किया, इस मैकडूगल ने किया। किस पुस्तक में किया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, बाकायदा मैंने आपको दिखाई है सारी चीजें। और पंपोनोजी जो था वह मन मस्तिष्क का समर्थक था, मन मस्तिष्क का क्या था, समर्थक है, और समर्थक या पहला कहने वाला, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, मैकडूगल। आंसर क्या होगा, ये आंसर जो रहेगा आपके बिल्कुल ही आंसर इसका क्या रहेगा, राइट। तो बिल्कुल आपको ये फंडामेंटल क्लियर हुए होंगे कि टॉपिक होने के बाद किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस तरह के हमें आंसर देने हैं, किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो बिल्कुल आज जिस टॉपिक को लेकर अपने चर्चा की, मनोविज्ञान के उद्भव से लेकर मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम, बिल्कुल आपके फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। और अगली कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे, और तब तक आप गहनता के साथ अध्ययन कीजिएगा और जो पढ़ाया उसका रिवीजन कीजिएगा। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।